नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सीमा पांचाल राजकीय बालिका इंटर कॉलेज उन्नाव से। बच्चों, आज हम कक्षा 9 के गणित विषय के अंतर्गत प्रायिकता टॉपिक को, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी, इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। हमारे चर्चा के बिंदु रहेंगे भूमिका, प्रायिकता क्या होती है, दूसरा प्रायिकता एवं प्रायोगिक दृष्टिकोण, तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा आधुनिक युग में प्रायिकता के सिद्धांत का क्या उपयोग है, चौथा है हमारा प्रायिकता का अर्थ, पांचवा टॉपिक हमारा रहेगा यादृच्छिक प्रयोग। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रतिदर्श समष्टि, उसके बाद पढ़ेंगे घटना एवं घटनाओं के प्रकार, घटनाएं क्या होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रायिकता से संबंधित कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे और फिर महत्वपूर्ण तथ्य, इन सवालों को सॉल्व करते टाइम हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना है उनके बारे में चर्चा करेंगे और अंत में गृह कार्य। तो प्रायिकता सिद्धांत की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से होती है? प्रायिकता के सिद्धांत की उत्पत्ति 17वीं शताब्दी में यूरोप में हुई। अगर हम प्रायिकता के उद्गम की बात करें तो इसका जो उद्गम है वो यूरोप में हुआ, जहाँ पर उद्योगपतियों एवं व्यापारियों ने संबंधित परिणामों के पूर्वानुमान लगाने के प्रयास किए। अगर कोई भी उन्होंने प्रयास किया तो इससे पहले उसके क्या परिणाम निकले या उससे पहले वो घटना किस रूप में घटित हुई, तो उसका उन्होंने पूर्वानुमान लगाने का प्रयास किया, जिससे वो अधिक से अधिक जो है वो उसका लाभ ले सके। तत्कालीन गणितज्ञ, उस समय जो गणितज्ञ थे, गैलीलियो, पास्कल आदि ने इन समस्याओं के समाधान हेतु गणितीय विधियों का विकास किया, जिससे गणित की इस शाखा की उत्पत्ति हुई। इसके बाद 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में प्रमुख गणितज्ञ लाप्लास, गॉस और बर्नौली ने इस सिद्धांत का और विकास किया। इसी सिद्धांत पर और भी विकास किया गया। उसके बाद 20वीं शताब्दी में प्रायिकता सिद्धांत पर आधारित प्रतिचयन सिद्धांत और निर्णय सिद्धांत, इन दोनों सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ, जिसका श्रेय एसआर फिशर और कार्ल पियर्सन को जाता है। अब है प्रायिकता एक प्रायोगिक दृष्टिकोण। हमारे सामने प्रतिदिन ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिनके एक से अधिक परिणाम हो सकते हैं। ऐसी घटनाओं के परिणामों का पूर्वानुमान करके व्यक्ति लाभ उठाने का प्रयास करता है। इस प्रकार किसी भी घटना से संबंधित पूर्व सूचनाओं एवं परिस्थितियों के आधार पर परिणामों की संभावनाओं को पता करने के सिद्धांत को हम प्रायिकता कहते हैं। अगर हम बात करें आधुनिक युग में प्रायिकता के सिद्धांत का उपयोग कहाँ कहाँ पर है, आधुनिक युग में प्रायिकता के सिद्धांत का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में भविष्य के संबंध में निर्णय लेने हेतु किया जा रहा है, जैसे किसी राज्य या देश का बजट बनाने में, उसके बाद बीमा कंपनियों में, संयोग पर आधारित खेलों में, कृषि में, वैज्ञानिक अनुसंधान में, भौतिक विज्ञान आदि के क्षेत्र में। अब आते हैं प्रायिकता शब्द का क्या अर्थ है। सामान्यतः गणित में प्रश्नों के जो उत्तर होते हैं वो निश्चित होते हैं। जैसे अगर हमें किसी वृत्त की त्रिज्या ज्ञात है तो हम उसकी परिधि और क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। हम वृत्त की परिधि अगर निकालेंगे तो 2πr से निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो πr स्क्वायर से निकालेंगे, यानी इसका मान निश्चित है, अपरिवर्तित है। दूसरा, किसी वस्तु की चाल पता होने पर हम यह कह सकते हैं कि वो निश्चित दूरी तय करने में कितना समय लगाएगी, वो भी निश्चित है। और तीसरा, अगर हमें घन की कोर पता है तो हम उसका आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालेंगे 6a स्क्वायर से और आयतन निकालेंगे भुजा क्यूब यानी कि a क्यूब से। अब अगर हम निम्न प्रश्नों पर विचार करें, क्या आज वर्षा होगी? दूसरा प्रश्न अगर हम मन में लाएं, एक सिक्के को उछालने पर हमें चित्त प्राप्त होगा या पट प्राप्त होगा? और तीसरा, क्या राहुल रेस जीतेगा? एक रेस जीतने वाला, रेस में भाग लेने वाला व्यक्ति है राहुल, तो वो क्या रेस जीतेगा या नहीं जीतेगा? तो इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं, वर्षा आज होगी, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, यानी कि इन तीनों प्रश्नों के उत्तर अनिश्चित हैं, हाँ भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं
दोनों हो सकते हैं, अर्थात इनके परिणामों में अनिश्चितता है। अतः प्रायिकता ऐसी घटनाओं की अनिश्चितता का माप का अध्ययन करती है, यानी कि वो जो घटना है वो कितने % तक संभव है, कितने प्रतिशत तक संभव है और कितने प्रतिशत तक असंभव है, जिनके केवल एक ही परिणाम ना होकर, और किन घटनाओं का अध्ययन करती है जिनके एक परिणाम ना होकर अनेक संभव परिणाम हो सकते हैं और ये परिणाम पूर्णतः संयोग पर आधारित हों, निष्पक्ष रूप से ये प्रयोग किए जाएं। अगला हमारा आता है यादृच्छिक प्रयोग, जिसको हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ऐसे प्रयोग जिनके सभी संभव परिणाम ज्ञात होते हैं, किंतु जब उस प्रयोग को किया जाता है तो निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि कौन सा परिणाम प्राप्त होगा। जैसे अगर हम एक पासे की बात करें तो हमको पता है कि अगर हम पासा फेंकेंगे या तो 1 आएगा या 2 आएंगे या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। ये जो आपके 6 अंक हैं, इनके अतिरिक्त कोई अंक प्राप्त हमें नहीं होगा। परंतु जब हम पासे को फेंकते हैं तो हम यह नहीं कह सकते कि हमें 1 अंक ही प्राप्त होगा या 4 अंक ही प्राप्त होगा या 6 अंक प्राप्त होगा, यानी कि इनके जो परिणाम हैं वो अनिश्चित हैं। इसी प्रकार से अगर हम एक सिक्के को उछालें तो हमें चित और पट, जिसको हम हेड और टेल भी कहते हैं, इनमें से कोई एक प्राप्त होगा। लेकिन अगर हम सिक्के को उछाल रहे हैं तो हमारे लिए यह कहना असंभव है कि हमें चित ही प्राप्त होगा या पट ही प्राप्त होगा। अगला हमारा है सैंपल स्पेस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रतिदर्श समष्टि। किसी यादृच्छिक प्रयोग से संबंधित सभी संभव परिणामों के समुच्चय को प्रतिदर्श समष्टि कहा जाता है। जब हम कोई भी प्रयोग करते हैं तो हमें उससे जितने भी परिणाम प्राप्त होते हैं उन सबको अगर हम एक सेट में लिखें तो वो हमारा कहलाता है प्रतिदर्श समष्टि, जिसको इंग्लिश में कैपिटल S से प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर हमने एक सिक्के को उछाला तो हमें सैंपल स्पेस में 2 एलिमेंट्स मिलेंगे, पहला होगा हेड और दूसरा होगा टेल। अगर हम 2 सिक्कों को उछालें तो हमें सैंपल स्पेस में 4 एलिमेंट्स मिलेंगे, या तो दोनों सिक्कों में हेड आएगा या एक सिक्के में हेड आएगा दूसरे में टेल आएगा, या फिर पहले सिक्के में टेल आएगा दूसरे में हेड आएगा, या दोनों सिक्कों में टेल आएगा। इस तरह से हमें 4 एलिमेंट्स मिलेंगे। अगर हम एक पासे को फेंकें तो सैंपल स्पेस में 6 अवयव होंगे, 1 2 3 4 5 6। और अगर हम 2 पासों को फेंकेंगे तो हमें निम्न रूप में सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स मिलेंगे। यहाँ पर एक सूत्र हमको ध्यान रखना होगा बच्चों कि जब हम n सिक्कों को उछालते हैं तो सैंपल स्पेस में अवयवों की संख्या 2n होती है। n जो है वो सिक्कों की संख्या है। यहाँ पर अगर हम 2 सिक्के उछालेंगे तो हो जाएगा 2 का वर्ग, यानी कि 2 × 2, या जिसको हम कह सकते हैं 4। अगर हम n पासों को फेंक रहे हैं तो सैंपल स्पेस में अवयवों की संख्या 6n होगी। अब है घटना। किसी यादृच्छिक प्रयोग में इच्छित परिणामों का समुच्चय घटना कहलाता है। अगर हमने कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट किया और उसमें से हमें जो चाहिए उनका जो सेट है वो कहलाता है हमारा घटना। जैसे अगर हम इसको उदाहरण के रूप में समझें, एक पासे की फेंक में अगर सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स हैं हमारे 6 और हम आपसे कहें कि सम संख्या आने की घटना, तो सम संख्या आने की जो घटना ई है, सम संख्या कौन सी है 2 4 6, यानी कि हमारी घटना में जो सेट है उसमें एलिमेंट्स हमारे 3 हो जाएंगे। और कौन कौन से होंगे 2 4 6। अब एक बात यहाँ ध्यान देने योग्य है बच्चों कि फाई भी एक घटना होती है जिसको हम असंभव घटना कहते हैं, यानी कि ये घटना कभी भी घटित नहीं होती है। एस भी एक घटना होती है जिसे निश्चित घटना कहते हैं, यानी कि एस जो है वो घटना हमेशा घटित होती है। जैसे अगर हम बात करें पासे की फेंक में 7 से छोटा अंक आने की घटना, तो ये घटना जो है वो हमारी निश्चित घटना है। अब है घटनाओं के प्रकार। घटनाएं 2 प्रकार की होती हैं बच्चों। पहली है सरल या प्रारंभिक घटना, जिसको कहते हैं ऐसी घटना जिसमें सैंपल स्पेस का केवल एक ही अवयव हो, सरल घटना कहलाती है, यानी कि इनके सेट में केवल एक एलिमेंट होता है। जैसे हमने 2 सिक्कों को उछाला तो हमें सैंपल स्पेस में 4 एलिमेंट्स मिलेंगे। और अगर हम आपसे कहें 2 टेल आने की घटना, यानी कि दोनों सिक्कों के टेल आने की घटना,
तो ई में क्या होगा, केवल एक एलिमेंट आएगा, तो ये हमारी कहलाएगी सरल घटना। उसके बाद है नंबर 2 मिश्र या यौगिक घटना। ऐसी घटना जिसमें सैंपल स्पेस के एक से अधिक अवयव हों। इसमें जो एलिमेंट्स की संख्या होती है वो एक से अधिक होती है। जैसे 2 सिक्कों की उछाल में सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स आपके 4 हैं और हम आपसे कहें कम से कम एक शीर्ष आने की घटना, तो एलिमेंट्स कितने हो जाते हैं, 1 2 3, यानी कि ये घटना आपकी मिश्र घटना कहलाएगी। इसी प्रकार एक पासे की फेंक में सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स की संख्या निम्न प्रकार है और हम आपसे कहें सम संख्या आने की घटना, तो 2 4 6, यानी कि यहाँ पर एलिमेंट्स की संख्या जो है वो 3 है, यानी कि ये हमारी मिश्र या यौगिक घटना कहलाएगी। अब है घटनाओं का निषेध। किसी यदृच्छा प्रयोग से संबंधित किसी भी घटना ई के संगत एक दूसरी घटना ई बार अवश्य होती है और ये ई बार तभी घटित होती है जब हमारी घटना ई घटित नहीं होती है। ई बार को घटना ई की निषेध घटना कहते हैं। अगर हम इसको सरल भाषा में समझें तो हम आपसे कहें जैसे आज वर्षा होगी तो ये हमारी घटना ई है, और आज वर्षा अगर नहीं हुई तो वर्षा घटित वर्षा नहीं हुई, यानी कि वर्षा का ना होना यहाँ पर हमारा ई बार कहलाएगा बच्चों। और ये सूत्र हमको हमेशा ध्यान रखना है कि घटना ई के घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना के घटित ना होने की प्रायिकता, इन दोनों का योग सदैव 1 होता है। फिर है प्रायोगिक या आनुभाविक प्रायिकता। किस सूत्र से हम प्रायिकता निकालते हैं? यदि किसी यदृच्छा प्रयोग से संबंधित अभिप्रयोगों की संख्या n है, यानी कि हमने जो ट्रायल्स किए, जो प्रयोग किए, उनकी संख्या n है, तब घटना की आनुभाविक प्रायिकता PE बराबर अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटित हुई हो, यानी कि जो हमारे अनुकूल परिणाम हैं उनको हम ऊपर लिखेंगे और टोटल हमने कितने अभिप्रयोग किए वो हम नीचे लिखेंगे, जिससे हमें जो है घटना के घटित होने की प्रायिकता मिल जाएगी। अब जो PE है, PE का मान सदैव 0 से 1 के बीच में रहता है, 0 भी होता है और 1 भी होता है, अर्थात PE ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1। जब PE का मान 0 होता है तो वो घटना हमारी असंभव घटना कहलाती है, और जब PE का मान 1 होता है तो घटना हमारी जो है वो निश्चित घटना कहलाती है। किसी अभिप्रयोग की समस्त घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल 1 होता है। अगर हमने कोई भी प्रयोग किया और उसमें 3 प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं तो इन तीनों घटनाओं की जो प्रायिकताओं का जो योग है वो सदैव 1 के बराबर होता है। अब बच्चों कुछ उदाहरण समझ लेते हैं। एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त होती हैं। किसी व्यक्ति ने एक सिक्के को 1000 बार उछाला, उसमें चित जो है वो 455 बार आया और पट जो है वो 545 बार आया। प्रत्येक घटना की प्रायिकता अभिकलित कीजिए। यहाँ पर हमें चित आने की घटना भी चित आने की प्रायिकता भी निकालनी है और पट आने की प्रायिकता भी निकालनी है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, माना कि चित आने की घटना चित आने की जो घटना है उसको हम यहाँ पर मान लेंगे E1, और तथा पट आने की घटना जो है वो हमारी हो जाएगी यहाँ पर E2। ठीक है, अब हम निकालेंगे घटना E के घटित होने की प्रायिकता, यानी कि चित आने की प्रायिकता PE1। क्या हो जाएगी इसमें? अनुकूल परिणाम बटे कुल अभिप्रयोग। तो चित कितनी बार आए हैं यहाँ पर? 455 बार। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 455, और व्यक्ति ने कितनी बार ट्रायल किया है? अभिप्रयोगों की संख्या कितनी है हमारी? 1000। तो यहाँ पर अपॉन में हो जाएगा हमारा 1000। जब आप 455 में 1000 का भाग देंगे तो हमारा आएगा 0.455।
इसी प्रकार से जब हम पट आने की घटना की प्रायिकता निकालेंगे, तो बच्चों पट कितनी बार आया है? 545 बार। यहाँ पर अनुकूल परिणाम हमारे कितने हैं? 545 और कुल अभिप्रयोग जो है वो हमारे 1000। तो जब हम 545 में 1000 का भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.545। समझ में आया? अगला प्रश्न है, दो सिक्कों को एक साथ 500 बार उछालने पर जो दो चित हैं वो 105 बार आते हैं, एक चित 275 बार आता है और कोई भी चित नहीं। ये घटना हमारी 120 बार जो है वो आती है। तो इनमें से प्रत्येक घटना के घटित होने की प्रायिकता हमको निकालनी है। तो हम यहाँ पर दो चित आने की जो घटना है उसको हम E1 मान लेंगे, एक चित आने की घटना को हम E2 मानेंगे और कोई भी चित नहीं आने की घटना को हम E3 मानेंगे। तो सबसे पहले जो हम हैं, पहले निकालेंगे हम PE1 यानी कि दो चित आने की घटना PE1। तो बच्चों दो चित कितनी बार आए हैं हमारे? 105 बार, यानी कि हमारे अनुकूल जो परिणाम है वो है 105 और टोटल कितनी बार उछाला गया सिक्का? 500 बार। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 1.05/5। जब हम नीचे के दो जीरो हटाते हैं तो पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर लग जाएगा, यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0.21। ये हमारा दो चित आने की जो है वो घटना है। अब एक चित आने की घटना यानी कि यहाँ पर PE2 कितनी बार आया बच्चों? अनुकूल परिणाम हमारा 275 बार। तो यहाँ पर हम रखेंगे 275/500। इसको भी उसी प्रकार सॉल्व कर लिया जाएगा तो हमारा हो जाएगा 2.75/5 यानी कि 0.55। अब इसके बाद कोई भी चित ना आने की घटना, तो इसको हम मानेंगे अपना E3 यानी कि PE3। ये हमारा कितनी बार कोई भी हमारा चित नहीं आया? 120 बार और कुल हमारे जो अभिप्रयोग हैं वो 500। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 1.2/5 यानी कि 0.24। इस तरह से हम तीनों घटनाओं के घटित होने की प्रायिकताओं को निकालेंगे। अब अगला उदाहरण देख लेते हैं। एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है। उसने 30 गेंदों को खेला और 6 बार चौका मारा। तो चौका ना मारने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर चौका मारने की प्रायिकता नहीं पूछी गई है, चौका ना मारने की प्रायिकता पूछी गई, यानी कि यहाँ पर ई बार का मान हमसे PE बार का मान जो है वो पूछा गया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना कि चौका मारने की घटना जो है वो हमारी क्या है? E। ठीक है, और चौका ना मारने की घटना ये हो जाएगी हमारी यहाँ पे E बार। तो सबसे पहले हम निकालेंगे चौका मारने की घटना यानी कि PE। तो कितनी गेंदों में बच्चों उसने चौका मारा? 6, यानी कि अनुकूल परिणाम हमारे 6
और कुल अभिप्रयोग हैं हमारे जो 30। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/5 या फिर जिसको हम कह सकते हैं 0.2। अब हम जानते हैं यहाँ पर एक सूत्र का प्रयोग किया जाएगा, PE प्लस PE बार, इन दोनों का योग सदैव 1 होता है। तो हम यहाँ पर P का मान रख देंगे 0.2 प्लस PE बार बराबर 1। तो यहाँ पर हम PE बार का मान निकालेंगे, PE बार बराबर 1 माइनस 0.2 या जिसको हम कह सकते हैं 0.8। यही हमारा आंसर है बच्चों। इसी प्रकार से अगला प्रश्न आता है बीजों के 5 थैलों में से प्रत्येक थैले से 50 बीज यदृच्छा चुनकर ऐसी मानकीकरण अवस्थाओं में रखा गया जो अंकुरण के अनुकूल हैं। 40 थैले रखे गए, 40 थैलों में बीज लिया गया और उनको अंकुरण के लिए रखा गया। 20 दिन बाद प्रत्येक संग्रह में अंकुरित हुए बीजों की संख्या गिनकर नीचे दर्शाए गए सारणी के अनुसार लिखा गया है। पहले थैले में 40 बीज अंकुरित हुए, दूसरे थैले में 48 बीज अंकुरित हुए, तीसरे थैले में 42 बीज अंकुरित हुए, चौथे में 39 और पाँचवें में 41। तो यहाँ पर एक थैले में 40 से अधिक बीज होने की जो है वो हमें घटना निकालनी है। तो यहाँ पर 40 से अधिक बीज होने की घटना को हम यहाँ पर E1 मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे E1। और एक थैले में 49 से अधिक बीज होने की घटना को यहाँ पर हम E2 मानेंगे और 35 से अधिक बीज होने की घटना को हम यहाँ पर बच्चों E3 मानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे PE1 का मान, यानी कि बैग में 40 से अधिक बीज होने की जो है वो प्रायिकता। तो देखिए 1 2 3 जो थैले हैं उनमें जो बीज हैं वो 40 से अधिक अंकुरित हुए। तो यहाँ पर PE1 का मान हो जाएगा 3, टोटल थैले हैं हमारे 5। तो एक थैले में 40 से अधिक बीज होने की प्रायिकता हो जाती है हमारी 3/5। इसी तरह से 49 से अधिक बीज अंकुरित होने की प्रायिकता। तो बच्चों देखिए किसी भी थैले में 49 से अधिक बीज अंकुरित नहीं हुए हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 0/5, यानी कि आंसर हुआ 0। और ये कैसी घटना हुई बच्चों? अनिश्चित घटना। तीसरा है 35 से अधिक बीज अंकुरित होने की प्रायिकता। तो देखिए सभी थैलों में 35 से ज़्यादा बीज अंकुरित हुए हैं, तो हमारा अनुकूल परिणाम 5 और कुल अभिप्रयोग भी 5, यानी कि PE3 का मान 1, यानी कि ये घटना हमारी निश्चित घटना है। अब अगला प्रश्न है हमारा, आटे की उन 11 थैलियों पर जिन पर 5 किलोग्राम अंकित है, वास्तव में आटे की निम्नलिखित भार किलोग्राम में है। पहली थैली में 4.97, अगले में 5.05, इस तरह से जो है वो हमारी 11 थैलियाँ दी गई हैं। तो उन्होंने कहा यदृच्छा चुनी गई थैली में 5 किलोग्राम से अधिक जो है आटा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर भी 5 किलोग्राम से अधिक आटा होने की घटना को E मान लेंगे। तो यहाँ पर हम निकालेंगे PE का मान। बहुत सिंपल है। यहाँ पर हम देखेंगे अनुकूल परिणाम कितनी ऐसी थैलियाँ हैं जिनमें 5 किलोग्राम से ज़्यादा जो है वो भार है। पहला ये 1 2 3 4 5 6 7, तो यानी कि अनुकूल परिणाम यहाँ पर हमारा 7 हो जाता है। और थैलियों की कुल संख्या हमारे पास है 11, यानी कि थैली में 5 किलोग्राम से अधिक आटा होने की प्रायिकता हमारी आती है 7/11। यही हमारा आंसर है। अब ये तो हो जाते हैं हमारे सारे सवाल, और उनके बाद इन सवालों को सॉल्व करते टाइम हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पहला है
घटना प्रयोग से के कुछ परिणामों का संग्रह है। जो घटना है वो केवल प्रयोगों का संग्रह, ऐसा नहीं कि आप दोबारा जब उस प्रयोग को करेंगे तो आपको वही आंसर प्राप्त होंगे, ऐसा नहीं, ये केवल एक जो है अभिप्रयोगों का संग्रह होती है। दूसरा, किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता पीई, ये सूत्र है घटना के घटित होने की प्रायिकता अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना ई घटित हुई हो, जिसको हम अगर सरल भाषा में कहें तो अनुकूल परिणाम जो हमें चाहिए थे उनकी संख्या बटे अभिप्रयोगों की कुल संख्या, यानी कि कितने हमने प्रयोग, कितनी बार वो प्रयोग दोहराया, वो हम नीचे लिखेंगे। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता पीई का जो मान है वो 0 से बड़ा एवं बराबर होता है और 1 से बड़ा, 1 से छोटा एवं बराबर होता है। और जब पीई का मान 0 के बराबर होता है तो घटना असंभव घटना कहलाती है, जिसको हम फाई भी कहते हैं। दूसरा, पीई का मान जब 1 होता है तो वो घटना निश्चित घटना कहलाती है। पांचवी बात जो हमें ध्यान देने योग्य है बच्चों, यहाँ पर घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना के ना घटित होने की प्रायिकता, इन दोनों घटनाओं का जो योग है वो सदैव 1 के बराबर होता है, यानी कि पीई प्लस पीई बार बराबर 1। अब बच्चों कुछ गृह कार्य के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, किसी पासे की फेंक में विषम संख्या ऊपर आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक पासा फेंका गया है तो इसमें हमें विषम संख्या ऊपर आने की प्रायिकता जो है वो ज्ञात करनी है। दूसरा, एक थैले में 2 काली एवं 4 लाल गेंद हैं, तब थैले से यदृच्छा निकाली गई गेंद लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तीसरा है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता हमें दी गई है और घटना के ना घटित होने की प्रायिकता बच्चों हमको निकालनी है। इस प्रकार प्रायिकता का जो टॉपिक है वो आज हमारा पूर्ण होता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।